दोपहर के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कर्नाटक से कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई, औरंगाबाद में जो हिंसा हो रही है उससे जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको न्यूज नेशन पे मिलेगी। लेकिन सबसे पहले बात कर्नाटक के कुरुक्षेत्र की करते हैं, जहां पर अभी सुबह 11 बजे तक जो वोटर टर्नआउट हुआ है वो 24% है और कहा जा रहा है कि पिछले जो वोटर टर्नआउट रहा था, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 70% से अधिक वोटर टर्नआउट देखा गया है कर्नाटक में। तो क्या वैसा ही कुछ वोटर टर्नआउट इस बार भी देखने को मिलेगा? अधिक वोटर टर्नआउट का क्या कुछ मतलब समझा जाए? लेकिन शुरुआती दौर में 24% मतदान शुरुआत के 4 घंटों में ये जो है बहुत अच्छा मतदान नहीं माना जाएगा। हालांकि 1 घंटा ज्यादा है, 7 बजे से लेकर शाम 5 नहीं बल्कि 6 बजे तक आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखा गया है कि हो सकता है कि लोग जो हैं सुबह देर से निकलें अपने घरों से, तो इसीलिए एक एक्सटेंशन भी जो है वो लोगों को दी गई है। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लिंगायत समुदाय के धर्मगुरु शिवकुमार स्वामी ने अपना वोट डाला है और जिस तरह से ये एक अहम मुद्दा रहा था, कांग्रेस ने जिस तरह से इस मुद्दे को खेलकर, इस पासे को फेंक कर के लिंगायत को एक अलग धर्म का दर्जा क्यों न दिया जाए, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। बीजेपी ने इससे बिल्कुल किनारा कर लिया था। तो ऐसे में यहाँ पर शिवकुमार स्वामी जी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और श्री श्री रविशंकर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ हमारे तमाम वरिष्ठ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। एनके सिंह जी हैं हमारे साथ, पटनेकर जी मौजूद हैं हमारे साथ, राहुल जी, आलोक जी, सभी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और साथ ही अभिलाष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एनके जी, आप अपनी बात क्या कह रहे थे, मैं चाहूँगी आप उसको पूरा। देखिए, अभी तक जो मेरा मानना है कि वहाँ पे ऐलान हुआ है, वेदर रिपोर्ट आई है कि करीब 1 बजे से पानी फिर से पड़ना शुरू हो जाएगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि सुबह आपने देखा हो काफ़ी भीड़ लगी थी, 6 बजे से लाइन लगी थी। यहाँ पे जो समस्या होगी 1 बजे के बाद काफ़ी रुक जाएगा टर्नआउट। ये जो टर्नआउट कम हो रहा है, अगर ये 60% से कम रहा तो ये कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। आप जानती है कि कमिटेड वोटर, जिस तरह अमित शाह ने वहाँ पे पन्ना प्रमुख और पन्ना से उप पन्ना प्रमुख और हर 50 वोटर पे एक इस तरह का कोई यूनिट दिया है नेता, जो घर से निकाल के वोटर को लाएगा और वोट डलवाएगा। ऐसे में अगर लो टर्नआउट है तो चूंकि कांग्रेस के पास कैडर उस तरह का कमिटमेंट के साथ नहीं है और वो स्ट्रक्चर भी नहीं है जो कि वोटर को लुभा सके, तो ऐसे में अगर वोटर टर्नआउट कम होता है और मुझे लगता है कि 24% अगर है, 1 बजे से पानी बरसने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये टर्नआउट, और मैं 2 दिन से वहां से वॉच कर रहा हूं कि वहां पे लगातार पानी आ रहा है, ऐसे में अगर ये पानी आता है तो ऑटोमेटिकली पोलिंग परसेंटेज कम हो जाएगा और ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, तो अगर वोटर टर्नआउट कम होता है तो कांग्रेस के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से लगातार पूरी ताकत एक तरह से झोंक दी गई थी इस चुनाव में, और ये चुनाव एक राज्य तक सीमित नहीं थे क्योंकि बीजेपी के लिए गेटवे टू साउथ इसको माना जाता है, क्योंकि कर्नाटक में एक बार पहले भी कमल खिल चुका है और 2019 जो है अब बिल्कुल सामने ही आके खड़ा हो गया है। जी अभिलाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिंह साहब कह रहे थे बारिश हो रही है वहाँ पर और काफ़ी दिनों से वो, तो इस बात पर पानी को लेकर एक बड़ा मुद्दा इस बार कर्नाटक के इलेक्शंस में भी काफ़ी आया था। लेकिन वो मतों के ऊपर कितना कावेरी का जो मुद्दा है उसको कितना तरजीह मतदाताओं ने दी, ये भी देखना काफ़ी रोचक रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक में वाटर शेयरिंग को लेकर ट्राइब्यूनल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसका भी पालन नहीं हो पाया था। तो उसके चलते कर्नाटक बहुत ज़्यादा पानी मांग रहा है और कर्नाटक का बेंगलोर में जो पानी आता है इतने बड़े शहर में, उसमें कावेरी का बहुत बड़ा पानी का रोल है। तो क्या इन चुनावों में वो पानी या कावेरी का मुद्दा और आपस में जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो झगड़ा कई वर्षों से चल रहा है, वो इस चुनाव में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये देखना रोचक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, तो क्या पानी बरसेगा, वो वोटर टर्नआउट पे क्या असर डालेगा कि नहीं, लेकिन पानी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा था। और मुद्दों की बात हो रही है तो विनोद जी, एक सवाल मेरा आपसे भी कि मुद्दे इस बार कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये राज्य का चुनाव हो रहा है? जो तमाम मुद्दे थे, कन्नड़ स्वाभिमान से बात यहाँ पर शुरू होती है, महानदी नदी के पानी की बात होती है, किसानों की कर्ज माफी और सूखे की बात वहाँ पे की जा रही थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहा जा रहा था इंडिविजुअल, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचा ये मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। हाँ पिनाज, 1 मिनट 1 सेंटेंस में वोटर टर्नआउट के बारे में कह के फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन 24% वोटर टर्नआउट वो है जो वोट पड़ चुका है
और उसमें वो लोग भी शामिल नहीं हैं जो अभी मतदान केंद्रों पर लाइन में लगे होंगे। तो 11 बजे तक अगर 24% वोट पड़ चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो ठीक है। हाँ, अब आगे पानी अगर बारिश होती है, जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है, कितने लोग निकलते हैं कितना नहीं निकलते इसका पता तो शाम को 5 बजे 6 बजे लगेगा। दूसरी बात ये है कि जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, चूँकि मैं घूमा चुनाव में, कर्नाटक में गया, कई जगह गया, सही बात है शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण और जिसको मैं कहूँगा रिटॉरिक, जिसके लिए जुमलेबाजी शब्द है, दोनों तरफ से आप कहें, वो 15 मिनट की बहस से लेकर के और बाल्टी और ड्रम और उसके बाद नेहरू और भगत सिंह और क्या कहते हैं 40 लाख की घड़ी, इन पर आकर के सिमट गया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे जो अभी अभिलाष जी कह रहे थे, पानी का एक बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा वहाँ पर है, महादेवी नदी का मुद्दा है जो मोदी जी ने अपनी सभा में एक जगह उठाया भी था, लेकिन उसको एक मुद्दे के रूप में बीजेपी ने नहीं लिया। कावेरी का मुद्दा, देखिए मुद्दा विपक्ष बनाता है हमेशा सरकार के खिलाफ। सरकार तो कोई भी जो सत्ता पक्ष होता है वो अपने सरकार की उपलब्धियों की बात करता है कि हमने ये किया ये किया ये किया, अपनी योजनाएं बताता है, लेकिन मुद्दे नहीं, सरकार बोली है, नहीं सरकार उनके साथ नहीं वो बोली, लेकिन सरकार बोली है। देखिए राहुल गांधी के हर भाषण में आप देखिए उन्होंने उन सारी योजनाओं का जिक्र किया है जो सिद्धरामैया सरकार ने चलाई, लेकिन जब उधर से आरोप हो रहा है तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भी इस्तेमाल किया। लेकिन मुद्दा विपक्ष को बनाना चाहिए था। जो मुद्दे हैं वाकई कर्नाटक में, जैसे सुबह हम लोग एक चैनल पे थे, वहाँ ट्रैफिक जाम की बात हो रही थी, बंगलौर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, बंगलौर में के प्रदूषण का मुद्दा है, वहाँ की झील जिस तरह प्रदूषित है, पानी लेक जो हम लोग देखते रहते हैं। इसके अलावा जो है ये आपका जो कावेरी नदी के पानी का मुद्दा है, जल संकट, बहुत सारे मुद्दे वहाँ बन सकते थे। ये मुद्दे नहीं थे। और आमतौर पर राहुल जी, इसी बात को मैं आपके सम्मुख रखूं तो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कर्नाटक में जिस तरह से लिटरेसी रेट जो है दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर है, अच्छा है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ कॉन्क्रीट इशू पर बातचीत होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर एक बार क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द ही ये पूरा का पूरा चुनाव सिमट गया। देखिए उसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो गई थी। और अब जैसे लिंगायत वाला मुद्दा लें जी, बिल्कुल, जो एक लिंगायत का द्वारा जो उसको अलग धर्म की मान्यता देने का एक उसको स्वीकृति देकर एक तरह से सरकारी जो एक दांव खेला या एक उन्होंने राजनीतिक दांव ही था ये सिद्धरामैया का, वो भी उसका विकास से कोई लेना देना नहीं था। वो एक इतना बड़ा मुद्दा इस बन गया, इस चुनाव में वो बना। उसके बाद अलग अलग जगहों पे जो 6 अलग हम एक मानते हैं कि राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्र हैं कर्नाटक के, वो 6 का राजनीतिक व्यवहार और सांस्कृतिक सामाजिक व्यवहार भी अलग अलग होता है। 6 के मुद्दे अलग अलग होते, कहीं पर कोई एक जाति हावी है तो उसके मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं, कहीं पे दूसरी जाति या उसकी उपजाति हावी होती है, वहाँ पे मठों के अपने महत्व हैं। इस बार मठ बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए, वो एक राजनीतिक रणनीति के औजार के रूप में भी देखे गए या उभर के सामने आए। तो कुल मिलाकर एक ऐसे प्रदेश में जहाँ 3500 किसान आत्महत्या कर चुके हों, जहाँ पूरे मध्य कर्नाटक में और उत्तर कर्नाटक में पानी का भयानक संकट हो, जहाँ पे खेती और किसान दोनों बहुत परेशान हो, जहाँ कर्नाटक और बेंगलोर और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर औद्योगिकरण की, रोजगार की, बेरोजगारी की बहुत भारी समस्याएं हों, ये सब पीछे चले गए और उभर के जो मुद्दे आए वो यही जो एक कहीं जुमलेबाजी, विनोद ठीक कह रहे हैं, और जाति, बिरादरी और धर्म, यही 3 प्रमुख चीजें रही हैं। और उसमें फिर व्यक्तित्वों पर जोर, बिल्कुल व्यक्तित्वों की लड़ाई, व्यक्तित्वों के बीच में आपसी आरोप प्रत्यारोप, और वो भी बहुत ही घटिया तरीके की। बिल्कुल, आपने व्यक्तित्व की बात की है तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि राहुल गांधी बतौर पीएम अपनी दावेदारी के लिए एक तरह से टोह लेना जिसे कहते हैं। राहुल गांधी में ये जरूर कहना चाहता हूँ, आप जितना भी देखिए अधिकांश विमर्श पिछले 5-6 दिनों में हुआ है या कल से आज भी जो हो रहा है, उसमें आप अगर बाइट्स भी सुने लोगों की तो उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे कम आ रहा है। मुझे ये बहुत विचित्र चीज़ लगती है। मोदी का नाम तो जाहिर है कि वो है ही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का प्रचार किया। 3 लोगों के नाम वहाँ पर हैं, चौथा नाम लगभग गायब है इस लोकप्रिय विमर्श में। सिद्धरामैया, येदियुरप्पा और मोदी, इनके अलावा इनकी तुलना में इनका नाम कितना आ रहा है और राहुल गांधी का नाम कितना ले रहे हैं, चाहे उनके समर्थक हों या विरोधी, उससे आपको अंदाज लगता है कि भी राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक कद और हैसियत क्या है। बिल्कुल, तो इस चुनाव के नतीजे जो हैं वो राहुल गांधी के कद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी एक तरह से कि भाई
2014 से लेकर अब तक उनकी लोकप्रियता कहाँ है। और कर्नाटक के कुरुक्षेत्र की बात कर रहे थे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंद डिप्लोमेसी की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर हैं और आज उनकी यात्रा समाप्त हो रही है। और ऐसे में चीन के साथ जिस तरह से नेपाल के रिश्ते फल फूल रहे हैं, जिस तरह से चीन आर्थिक सहयोग के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पर नेपाल में अपनी घुसपैठ कर रहा है हिंदुस्तान पर नजर रखने के लिए, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार से तो बातचीत करेंगे, लेकिन वहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट तलाशने की जो कोशिश की है, जो एक संदेश देने की कोशिश की है कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म हमारे जैसा ही है, आप हम ही का एक अंग हैं। तो ऐसे में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट वहाँ पर स्टैब्लिश उन्होंने करने की कोशिश की है, तो ये उनकी कूटनीति का हिस्सा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। साथ ही इससे पहले आपको बता दें कि वो मुक्तिनाथ धाम गए थे और जानकी मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे। तो इसको मंदिर डिप्लोमेसी नाम दिया गया है कि किस तरह से वहाँ पर पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश रिलीजन और कल्चर के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री अब वहां से रवाना हो रहे हैं। अभिलाष जी, इसी पर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जिस तरह से वहां पर इस समय कम्युनिस्ट सरकार है, उसकी मौजूदगी में आपने एक मंदिर डिप्लोमेसी से कहा जा रहा है पीएम मोदी के, आप इससे कितना इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति नेपाल जाता है तो पशुपतिनाथ के मंदिर में तो जाते ही हैं। मोदी जी खुद भी ऐसी पार्टी से आते हैं जिनका हिंदू संस्कृति में मंदिरों में जाने आने में कोई बहुत ज़्यादा इसमें देखना नहीं चाहिए। लेकिन नेपाल के और हमारे रिश्ते कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ऐसा डिप्लोमेटिक उसमें नहीं माना जा रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में बहुत उसमें उतार चढ़ाव देखे गए हैं और ये अभी मोदी जी जो गए हैं वो उसको रिपेयर करने की एक वो है, मतलब जिस तरीके से चीन की तरफ नेपाल का पलटा वो हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्ट्रैटेजिकली नेपाल हमारे साथ में होना चाहिए। जो सामरिक हमारे जो संबंध है उसके बीच में, तो ये काफ़ी दिनों से यात्रा तय थी और उसके हिसाब से वो जो कर रहे हैं, तो नेपाल यदि हमारे साथ में नहीं होगा तो हमको दिक्कतें आएंगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मोदी जी चीन गए थे। चीन में जाने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी नई डिप्लोमेसी का एक आगाज़ करने की कोशिश करी थी जिसको नेहरू जी के पंचशील से लोगों ने तुलना करी थी कि उन्होंने एक नए 5 फार्मूले दिए हैं। तो चीन के साथ में भी तो मोदी जी का ये प्रयास रहा है कि सार्क नेशंस जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ कोशिश तो है, लेकिन पड़ोसी जो हैं हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो चालबाजियां ज़्यादा करते हैं, नापाक हरकतें ज़्यादा रखते हैं, तो उसको भी एक चेक एंड बैलेंस की यहाँ पर पूरी कोशिश है। एक बार फिर से लौटते हैं, कर्नाटक के कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। 24% मतदान हुआ और जिस तरह से बारिश की आशंका जताई जा रही है, वेदर डिपार्टमेंट का, मेट डिपार्टमेंट का जो प्रेडिक्शन है 1 बजे के बाद बारिश हो सकती है, तो ये एक चिंता का सबब हो सकता है कि अगर बारिश होने लगती है वहाँ तेज़ तो फिर वोटर टर्नआउट में क्या कुछ असर डालेगा, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पेडनेकर जी, अब एक सवाल ये कि जो हम इस मोदी जी की पूजा अर्चना से पहले जो बात कर रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल आ ही गए हैं कहा जा रहा है, तो ऐसे में कर्नाटक के नतीजे क्या मोदी की पॉपुलैरिटी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है और उनका नाम भी मुखर तौर पर आ रहा है, उसको भी क्या जज करते हुए नजर आएंगे और राहुल की दावेदारी को? हाँ, नहीं, देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक तरह से 19 की एक झलक जो है कर्नाटक के चुनाव में दिखाई देती है और ये भी साफ हो जाएगा कि जो है बीजेपी की ताकत कितनी है। देखिए, एक बात बड़ी साफ तौर पर कर्नाटक के इसमें उभर कर आती है कि मुकाबला दोनों तरफ का बराबरी का है। भले ही जो है वो मोदी वर्सेस जो है वो नहीं सिद्धरमैया का मुकाबला हो, लेकिन एक बात पता चलती है कि अगर सिद्धरमैया जो है एक तरह से मोदी के लिए चुनौती बन गए और ऐसी चुनौती बन गए हैं कि लोगों को कई बार अभी तक के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो है भाजपा न जीते, कांग्रेस जीत सकती है। तो यह स्थिति अगर विपक्ष एक हुआ तो 19 में भी आ सकती है। चलिए, तो कांग्रेस कितना मजबूत तौर पर अगर विपक्ष एकजुट होता है तो उसकी अगुवाई करने का दावा तभी पेश कर पाएगी जब कर्नाटक में कुछ अच्छे नतीजे उसके हक में जाते हुए नजर आएंगे। तो नतीजों पर सबकी नजर तो रहेगी 15 तारीख को, लेकिन उससे पहले आप जरूर जाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।